हेलो स्टूडेंट, आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस का पहला टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। इससे पहले कि हमने जो रिलेशन एंड फंक्शन है ये सेट थ्योरी का ही एक पार्ट होता है। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले हमने जो प्रीवियस क्लास में 11th में पढ़ा था वो था सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेट्स। आज हम आपका रिलेशन एंड फंक्शन का पहला टॉपिक शुरू करेंगे। उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, रिलेशन क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं और उनके ग्राफ कैसे लॉट किए जाते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। रेंज, डोमेन, कोडोमेन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन। और ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। रिलेशन की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन कब बन जाता है, कोई रिलेशन फंक्शंस कब बन जाते हैं। तो इसके बारे में हमने वहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो हमारा सेट थ्योरी का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर क्लास में हमने पढ़ा था, सेट्स। इसके बारे में हम लोग वहाँ पढ़ते थे। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के सेट्स होते हैं, और इनके टाइप्स भी पढ़े थे हमने। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इनको कैपिटल लेटर ABC इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हमने ये पढ़ा था कि वो कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिनके द्वारा हम सेट को डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, लिखते हैं सेट को। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि रोस्टर फॉर्म पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था। तो इस तरह से हम सेट को करते थे, लिखते थे। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि सबसेट क्या होता है। तो फिर उसके बाद प्रॉपर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगल सेट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर स्टडी किया था। और उसके बाद हमने प्रॉपर सेट पढ़ा था वहाँ पर, सुपर सेट पढ़ा था वहाँ पर। और इनके जो सेट के बारे में, जैसे हमने कि यूनियन ऑफ सेट, दो सेट होते हैं उनका यूनियन कैसे निकाला जाता है, दो सेट होते हैं उनका इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, और उनका कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकाला जाता है। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत डीपली स्टडी किया था वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता था वहाँ पर रिलेशंस का टॉपिक आता था। तो रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें जो रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन सामान्यतः हम जैसे वैसे भी देखते हैं अपने दैनिक जीवन में भी। रिश्ते, जो हम रिलेशन कहते हैं, एक दूसरे से रिश्ते बनाना, रिलेशन क्या है, इस चीज़ का इस दूसरे चीज़ से रिलेशन क्या है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से रिलेशन क्या है, एक व्यक्ति का किसी व्यक्ति से रिलेशन क्या है। और जैसे हमने वहाँ पर प्रीवियस क्लास में एक बात और भी देखी थी, वो ये थी कि एक और जैसे कंट्रीज लिखी रहती थी और दूसरी ओर उनकी कैपिटल लिखी रहती थी। तो एक कंट्री, उसका कैपिटल, जो उनका जो रिलेशन है, कैपिटल होने का रिलेशन है, जैसे इधर इंडिया लिखा हुआ है, इधर न्यू दिल्ली लिखा हुआ है। हाँ, तो एक और जैसे पाकिस्तान लिखा हुआ है, फिर इस्लामाबाद लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इनका जो रिलेशन है, यानी कि इंडिया का रिलेशन न्यू दिल्ली से, पाकिस्तान का रिलेशन इस्लामाबाद से, वो एक राजधानी का, उनकी कैपिटल होने का रिलेशन है। तो यही रिलेशन यहाँ जो है एलिमेंट्स के लिए भी होता है और संख्याओं के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम रिलेशन को पढ़ेंगे स्टडी। लेकिन उससे पहले की एक और चीज़ है, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी वहाँ पर, ऑर्डर्ड पेयर, एक नया शब्द था ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि लिखने से ही भी समझ में आ जाता है ऑर्डर्ड पेयर। तो ये भी तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हमको दो बातें बहुत ज़रूरी है जो जानकारी होनी चाहिए इनकी। एक कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, टू सेट्स, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये हमने पढ़ा था बेसिक क्लास में। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे सपोज कि A, B, दो एलिमेंट लिखे हुए हैं और एक ऑर्डर है इनका, एक क्रम है इसमें। पहले A लिखा है, बाद में B लिखा है। इसको कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट, और इसे कहते हैं सेकंड कंपोनेंट।
सेकंड कंपोनेंट। तो ये है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोला जाता है कि ये एक ऑर्डर में है। फर्स्ट कंपोनेंट ए है, इसमें सेकंड कंपोनेंट बी है। तो फर्स्ट कंपोनेंट ए है तो उसे हम बी की जगह पर नहीं लिख सकते हैं। बी जो सेकंड कंपोनेंट है उसे हम फर्स्ट ए की जगह पर नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यानी कि कहने का अर्थ यह है कि ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल बी कॉमा ए, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ ए फर्स्ट कंपोनेंट है। ये क्यों ऐसा है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा कि एक कार्टेशियन प्लेन लिया हमने, और आप जानते हैं कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है इसमें किसी बिंदु की स्थिति का निरूपण करते हैं। कोई बिंदु कहाँ पर है कार्टेशियन प्लेन में, तो सपोज मैंने लिया कि P एक पॉइंट है जो 2,3 इसके कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो 2 है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 3 है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 है, इसका मतलब है कि x एक्सिस पर चलेंगे। 2 जो डिस्टेंस है इसकी यहाँ से, सपोज कि ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ऐसे ही माइनस नेगेटिव वैल्यू y की नीचे की ओर और नेगेटिव वैल्यू x की पीछे की ओर हो जाएगी बाईं तरफ। तो हमको 2,3 को इसमें दर्शाना है कि कहाँ पर 2,3 पॉइंट आएगा। तो हमने क्या किया कि 1 और 2, x की वैल्यू हमने 2 चला यहाँ और y की वैल्यू को 3, यानी कि 1 2 3। यहाँ पर हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो x अक्ष के पैरेलल होगी और एक लाइन यहाँ से खींचेंगे ऊपर को जो y अक्ष के पैरेलल होगी या फिर परपेंडिकुलर टू x अक्ष होगी। यहाँ से जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 हो जाते हैं। ये आप लोगों ने बेसिक कक्षा में अच्छी तरह पढ़ा होगा। मैं अगर इसको रफ कर दूं, यहाँ से इसको भी रफ कर दूं और ये सब हटा दूं यहाँ पर, तो मुझे एक पॉइंट मिला जिसके कोऑर्डिनेट मुझे 2,3 मिला। एक अदर पॉइंट लेते हैं हम Q, और ये पॉइंट मैं सपोज ऐसा कर ले रहा हूँ कि 3,2 कर ले रहा हूँ। अभी इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, मैं एक अलग सी बात बता रहा हूँ कि Q 3,2 है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक हो गया, तो 3,2। अब मैं 3 x एक्सिस पर 3 1 2 3 यहाँ चला और y एक्सिस पर 2 y एक्सिस पर 2 ये हुआ। इसके x एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन खींचा और यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा। जहां पर इनने इंटरसेक्ट किया ये एक पॉइंट आया 3,2, दूसरा पॉइंट आया 3,2। मैं अगर इन दोनों को इसको और इसको रफ कर दूं यहाँ से, अब देखिए जरा इसमें P जो पॉइंट है वो हमारा कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर है और Q जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर है। तो दोनों ही एक पॉइंट नहीं है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि जैसे ये कोऑर्डिनेट हैं वैसे ही एक ऑर्डर्ड पेयर भी हैं। तो ये क्या है कि A, B एक अलग से ऑर्डर्ड पेयर है, B, A एक अलग से ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे हम 2,3 को 3,2 नहीं लिख सकते हैं, पॉइंट अलग है, उनकी दिशाएं अलग अलग हैं। वो x एक्सिस पर 2 y एक्सिस पर 3, ये x एक्सिस पर 3 y एक्सिस पर 2 चल रहा है, तो इसका मतलब ये अलग अलग हैं। वैसे ही ये कोऑर्डिनेट भी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये भी अलग अलग होते हैं, इनकी वैल्यू सेम नहीं होती है, सेम इनकी वैल्यू नहीं होती है। तो अब यदि कहीं पर ऐसा लिखा रहता है कि A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है और वो इक्वल है C, D, ये दोनों इक्वल हैं। अभी कंडीशन दी है कि दो ऑर्डर्ड पेयर A, B और C, D जो है वो दोनों ही इक्वल है। कब इक्वल हो सकते हैं? इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। ऐसी कंडीशन अगर होती है तो निश्चित रूप से ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो सकते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि फर्स्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट्स जो है आपस में बराबर हैं और यहाँ सेकंड कंपोनेंट के यदि बराबर है तो निश्चित रूप से ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरह का हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पहले पढ़ा था। अब आता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन इन फंक्शन पढ़ने के लिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होता है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो उसका डेफिनेशन सबसे पहले, इफ A and B are two non-empty sets, then the set of an ordered pair whose first element belongs to if A and B are two non-empty sets, then the set of an ordered pairs whose first elements belongs to set A and second element belongs to set B is called Cartesian product of A and B at that order। यानी कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनके फर्स्ट एलिमेंट E को बिलोंग करते हैं और सेकंड एलिमेंट सेट B को बिलोंग करते हैं। और ये जो लास्ट में लिखा है कि एट दैट ऑर्डर, उसी ऑर्डर में जो अभी हमने कहा था कि A और B जो ऑर्डर है उनका, क्योंकि यहाँ हम इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, जो दो सेट हैं A और B, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये जो शब्द लिखा है कि नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि अरिक्त समुच्चय। तो A क्रॉस B से कार्टेशियन प्रोडक्ट को, A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू एक सेट ले लेता हूं 1 2 3 और एक अनदर सेट B इज इक्वल टू 2 या ऐसे लिख लेते हैं 4 5 6, हमें A क्रॉस B इनका कार्तीय गुणन लिखना है। तो कार्तीय गुणन लिखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कि अब वैसे तो गुणा इनकी सब इन एलिमेंट से होगी, एक एक करके सभी एलिमेंट से होगी। अगर मैं इस A के जो एलिमेंट हैं उनको 1 2 3 यहाँ लिख लूँ और यहाँ 4 5 6 4 5 6 4 5 6 ऐसे लिख लूँ, तो यानी कि एक जो है सबके साथ जाएगा, दो जो है सबके साथ जाएगा, तीन जो है सबके साथ जाएगा। तो इतने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यानी कि 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 और 2 6, सिमिलरली 3 4 3 5 3 6, ये ऑर्डर्ड पेयर बने। अब सवाल यह है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो इसलिए जो n के एलिमेंट हैं और जो A के जो एलिमेंट हैं और जो B के एलिमेंट हैं, यानी कि n में कितने एलिमेंट हैं, Na इज इक्वल टू 3, B में कितने एलिमेंट हैं 3, NB इज इक्वल टू 3, तो Na इंटू NB इसके टोटल ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। यानी कि
3 3 जा 9, यानी A क्रॉस B, मैं यहाँ पर लिखूँ n इंटू A क्रॉस B इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 9 एलिमेंट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 एलिमेंट जो हैं A क्रॉस B के होंगे। तो 9 एलिमेंट, 3 इसके 3 इसके, यानी कि A क्रॉस B के जो एलिमेंट होंगे Na इंटू एन बी। तो 9 एलिमेंट ये हमने लिख दी। अब इसमें एक चीज और कही थी इसने कि हुज फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। इसके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं 1 4 1 1 2 2 2 3 3, ये सारे एलिमेंट जो है ए को बिलोंग कर रहे हैं। और जो सेकंड कंपोनेंट है 4 5 6 4 5 6 4 5 6, ये बिलोंग कर रहे हैं सेट बी को, यानी कि सेट बी के एलिमेंट है। तो ये है ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके बाद हमारा आता है कि रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन। रिलेशन क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कोई रिलेशन आर जो है वो ए से बी में, आर रिलेशन ए से बी में किस प्रकार से डिफाइन होता है कि वो कह रहे हैं कि रिलेशन फ्रॉम टू नॉन एम्प्टी सेट देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसी का एक सबसेट जो है वो आर होता है। अब इसमें इतने सारे एलिमेंट हैं, ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ एलिमेंट का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर। इतने ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन सभी ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम इस पर देखें तो इसमें बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। कितने रिलेशन बनेंगे अभी उस पर चर्चा भी होगी, बातचीत होगी उस पर, लेकिन बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। उन रिलेशन में जो भी रिलेशन हम लेते हैं, हम किसी रिलेशन की बात करते हैं, जिस तरह से डिफाइन होगा रिलेशन, वो कहीं कहीं इसी के इन्हीं में से होगा, वो इन्हीं में से होगा। तो सपोज कि मैं ये करूं, तो ये था हमारा ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम इस ए और बी की जगह पर एक ही सेट ले लें, या फिर इसमें बी क्रॉस ए निकालना चाहें, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, तो वो देखिए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए यहां से निकालेंगे तो बी के एलिमेंट ए के साथ जुड़ेंगे। तो यानी कि बी को मैंने पहले लिखा 4 4 5 6 बी, और ए मैंने लिखा कि 1 2 3, ये एक एलिमेंट है। अगर मुझे बी क्रॉस से निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो बी के जो एलिमेंट हैं वो पहले वाले से फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएंगे, यानी कि 4 5 6, और जो ए के एलिमेंट है, क्योंकि ए बाद में आया है तो ए के बाद में होंगे, तो वो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, सभी के साथ 4, सभी के साथ 5, सभी के साथ 6 होगा। तो यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3, इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ये हमारा जो है बी क्रॉस ए बनेगा। अब बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी को एक बार देख लीजिएगा। 4 1 1 4, 1 उस समय सेट ए को बिलोंग कर रहा था, क्योंकि पहले ए था, तो सेट ए का ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट आएगा वो पहले आएगा।